यार देखो, लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको सारे रोटेशनल मोशन वाले फॉर्मूले बता दिए थे। मतलब हम कंपैरिजन कर रहे थे लीनियर मोशन का और रोटेशनल मोशन का। इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। हमें आज करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यार मैं आपको क्या कह रहा था कि हमारा जो रोटेशनल मोशन है उसके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे हमारे एनालॉगस चलेंगे, मतलब सिमिलर चलेंगे लीनियर मोशन के। जैसे अब आप मेरे को सारे फॉर्मूले बता दो जो भी आपको पता हो लीनियर मोशन से रिलेटेड। जैसे हमने एफ सबसे पहला फॉर्मूला क्या किया था? एफ जैसे मैंने इक्वल आपको टू बताया था एम। F=ma। तो मैंने बोला था इधर फोर्स का रोटेशनल टर्म क्या बन जाएगा? टॉर्क। टॉर्क। मास का और रोटेशनल टर्म क्या बन जाएगा? मोमेंट ऑफ मोमेंट ऑफ एंगुलर इनर्शिया। इनर्शिया। आज सारा डिस्कशन इसके ऊपर करेंगे। और ए क्या बन जाएगा? एंगुलर एंगुलर। एक्सेलरेशन बन जाएगा। फिर ऐसे ही हमने थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन करी थी। लेकिन अब हम और भी फॉर्मूलेस पढ़ लेते हैं। मैं फॉर्मूले सारे एक साथ लिखवा देता हूँ, फिर उनका कॉन्सेप्ट आपको समझा दूंगा। जैसे मेरे को बताओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर लीनियर मोमेंटम? और क्या होता है एम। लीनियर इज इक्वल मोमेंटम? टू एम इंटू वी। इज इक्वल टू एम वी। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास मोमेंटम होगा ही होगा। आई रिपीट, अगर कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है तो डेफिनेटली उसके पास मोमेंटम होगा ही होगा। और चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, ये हमें किस चीज का फॉर्मूला मिलेगा? सर फोर्स। फोर्स। फोर्स का। कि मतलब कि हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो मोमेंटम चेंज होगा। तो यही सेम चीज इधर भी कर दो। यार अगर कोई चीज लीनियर मूव कर रही है तो लीनियर मोमेंटम, लेकिन अगर कोई चीज रोटेट कर रही है तो फिर उससे रिलेटेड भी एक मोमेंटम होगा, और वो मोमेंटम क्या बन एंगुलर जाएगा? मोमेंट। एंगुलर एंगुलर। मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और याद है मैंने आपको बता रखा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्रॉस प्रोडक्ट में पहले लिखेंगे या बाद में लिखेंगे? सर पहले। 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 तो ये पहले। बेसिकली हो जाएगा आर क्रॉस पी। याद रखना। सिमिलरली अगर मैं इस एंगुलर मोमेंटम को डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, तो मेरे को कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? टॉर्क। वेरी गुड, टॉप। हमें टॉर्क मिलेगी। अब इसी पे एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या बनेगा वो चीज समझो। यार मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो लग रहा है, तो मतलब उसका चेंज इन एंगुलर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू द टाइम भी कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। मतलब उसका एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा? कंजर्व। कांस्टेंट रहेगा। इस कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, वो अभी थोड़ी देर में डील करेंगे। लेकिन बस इस चीज को याद रखना, अगर किसी भी बॉडी पे नेट टॉर्क जीरो लग रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। डन। सिमिलरली यार अब और फॉर्मूले देखो, अब जो हमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ हाफ एम एम वी स्क्वायर। स्क्वायर। तो इधर हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, जो हाफ रोटेशन की वजह से हाफ। बताते जाओ। आई आई ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जहां पे रिलेशन क्या है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का? सर आर ओमेगा। वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वेरी गुड। तो ये सब्स्टिट्यूट कर देना, आपके पास लीनियर काइनेटिक एनर्जी और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। तो यार क्या मेरे को बाकी फॉर्मूले लिखने की जरूरत है? क्या आप सब इन सब फॉर्मूले को रिलेट कर सकते हो ना? यस सर। यस सर। चलो डन, तो नोट डाउन कर लो। डन सर। डन, बहुत बढ़िया। यार देखो मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं सारे फॉर्मूले नहीं लिखवा रहा हूँ, आप अपने आप उनको एनालॉगस करते चले जाना। तो फोर्स के आपके पास दो फॉर्मूले आ गए, एक एम ए टॉर्क का आई अल्फा, एक डीपी बाई डी टी, तो एक डी एल ओमेगा बाई डी टी। सिमिलरली यस लास्ट सर। एक को डिस्कस कर लो, पावर का फॉर्मूला और वर्क डन का फॉर्मूला। मेरे को बताओ पावर कैसे, पावर का फॉर्मूला क्या होता है? सर वर्क वर्क अपॉन टाइम। टाइम। वर्क डन अपॉन टाइम। फोर्स के टर्म्स में क्या होता है? सर एफ इंटू वी करके। एफ वेरी वी गुड होता है तन्वी। एफ वी। एफ वी होता है, सही है, एफ डॉट वी। तो इधर अगर मैं रोटेशनल पावर निकालना चाहूं तो इधर क्या करना चाहिए मेरे को? सर टॉर्क इंटू टॉ एंग थीटा। इंटू। टॉर्क इनटू ओमेगा। वेरी गुड। टॉर्क सिमिलरली वर्क ओमेगा। डन का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इधर वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सर टॉ टॉर्क थीटा। इंटू थीटा। टॉर्क इनटू थीटा। और अगर आपको याद हो ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी पढ़ते हैं, कि अगर हम किसी एक डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मूव कराते हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, और वर्क का फॉर्मूला टॉर्क इनटू डी थीटा, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। बाकी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी हम अपने उसमें कर ही रहे हैं तो उसमें कर ही लेंगे, मतलब रैंकर्स वाले में। चलो ये सारा नोट डाउन करके खत्म करो, फिर मैं आपको मेन अब स्टार्ट कराता हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जिस पे आज पूरा डिस्कशन करना ही है। डन, चलो। डन सर।
बढ़िया। तो भैया हेडिंग लिख लो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यार अगर मैं आपसे पूछूं इनर्शिया, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनर्शिया, नाइन्थ क्लास से पढ़ते आ रहे होगे, इनर्शिया क्या होता है? Sir, to resist any tendency of change. body to resist any of motion of बिल्कुल, मतलब अगर आप किसी भी बॉडी का मोशन चेंज कराना चाहते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये अभी रेस्ट पे है, तो अगर मैं इसको मूव कराना चाहता हूं तो ये अभी रेस्ट पे है, तो ये रेस्ट पे ही रहना चाहता है, ये चेंजेस नहीं लाना चाहता अपने अंदर। लेकिन ये चेंजेस क्यों नहीं लाना चाहता अपने अंदर? क्योंकि यार ये कुछ ना कुछ रेजिस्ट करेगा चेंजेस को, और वो चेंजेस किस पे डिपेंड करेंगे? वो चेंजेस इसके मास पे डिपेंड करेंगे। जितना ज्यादा मास, उतना ज्यादा ये रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, उतना डिफिकल्ट होगा इसमें चेंजेस लेके आना। तो इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी है? इनर्शिया एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो रेजिस्ट करती है, रेजिस्ट टू चेंज इन मोशन। और वो किस पे डिपेंड करती है? वो मास पे डिपेंड करती है। लेकिन ये हो गया लीनियर मोशन के टर्म्स में। सिमिलरली बताओ, रोटेशनल मोशन के टर्म्स में क्या डेफिनेशन दे सकता हूं मैं इनर्शिया की? Sir, to resist torque. वेरी गुड। कि यार हमारे बॉडी के पास एक और प्रॉपर्टी होगी जो रेजिस्ट करेगी। ये रेस्ट पे है तो ये रेस्ट पे रहना चाहती है, ये रोटेट नहीं करना चाहती। तो अगर मैं इसको रोटेट करा रहा हूं तो ये पहले रेजिस्ट करेगी। लेकिन अब जो इसका रोटेशनल टर्म होगा, वो सिर्फ मास पे तो डिपेंड करेगा नहीं, वो और किस पे डिपेंड करेगा? रोटेशनल टर्म हमेशा और किस पे डिपेंड करने लग जाता है? R. आर। आर का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इधर भी यही होगा। जब हम रोटेशनल टर्म्स की बात करेंगे तो हम इनर्शिया नहीं कहेंगे, हम उसको कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यार आपको मोमेंट वर्ड का मतलब पता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट? इस वर्ड का मतलब ही क्या है? इस वर्ड का मतलब ही यही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, रोटेशनल टर्म। तो रोटेशनल टर्म ऑफ इनर्शिया का सीधा सीधा फॉर्मूला क्या होता है यार? याद रखो, ये होता है एम आर स्क्वेयर, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये आर क्या होगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब याद रखना, इनर्शिया स्केलर क्वांटिटी है, तो इधर कोई डॉट प्रोडक्ट या फिर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ये सीधे सीधे एक स्केलर क्वांटिटी है। तो हम डायरेक्टली इसको एम आर स्क्वायर लिख सकते हैं। लेकिन ये एम आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी किसके लिए चलेगा? ये एम आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला भी डिस्क्रीट सिस्टम के लिए चलेगा। जैसे समझो इसको, मैंने कहा कि ये कोई एक बॉडी है और मैं इसको रोटेट करा रहा हूं इस एक्सिस से, जो ये मैंने एक्सिस ड्रॉ करी है, वाई वाई डैश। तो ये कुछ पार्टिकल्स यहां रखे हुए हैं, कुछ पार्टिकल्स यहां, कुछ पार्टिकल्स यहां। तो भाई आप सब पार्टिकल्स का डिस्टेंस चेक करोगे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये डिस्टेंस R1, ये डिस्टेंस R2, और ये वाला डिस्टेंस R3। तो मेरे को बताओ, आप टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना लिखोगे? Sir, m1r1 square plus m2r2 वेरी square. गुड। इस तरीके से आप एड ऑन करते चले जाओगे। तो यार ये बात तो हो गई डिस्क्रीट सिस्टम के लिए। लेकिन एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई कंटिन्यूअस सिस्टम है, जैसे ये पेन, भैया इसमें मास हर जगह प्रेजेंट है, मैं इसको रोटेट कराना चाह रहा हूँ इसके एंड पॉइंट से, तो उस केस में फिर हम क्या करना पड़ेगा हमें? Sir, integration. वेरी गुड। ये मैंने आपको बताया ही था कि तरीका क्या है, फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि मैंने बोला था ये चीज रोटेशनल में रिपीट होती रहती है। कि भैया आप कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे एक छोटा सा मास ले लोगे, इस छोटे से मास की वैल्यू होगी डीएम, इसकी लेंथ कितनी होगी? डीएक्स। टोटल Yes. मास है एम, टोटल लेंथ है एल। तो सबसे पहले तो मेरे को ये बताओ कि आप डीएम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? मैंने Lambda. आपको लास्ट दो क्लासेस में बताया, डीएम की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करोगे? Sir, total mass वेरी by गुड। टोटल मास बाय टोटल लेंथ into इनटू dx. जितनी लेंथ का आपको फाइंड करना है, डीएक्स का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इधर क्या होगा? डीएम इनटू कितने डिस्टेंस पे है ये? एक्स स्क्वेयर के डिस्टेंस पे है। और इसको इंटीग्रेट कर देंगे। डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, एक्स की वैल्यू लिमिट करने के लिए आएगी, तो हमारे पास आ जाएगा एम बाय एल इंटू एक्स स्क्वेयर इंटू डीएक्स। और मैं एक्स स्क्वेयर को इंटीग्रेट करूंगा विद इन दी प्रॉपर लिमिट्स। रॉड यहां से स्टार्ट हो रही है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी? 0। 0. रॉड यहां तक एंड कर रही है, तो एक्स की वैल्यू कितनी? एल। L. इस तरीके से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लोगे। तो मैं ले देके आपको ये वाला फॉर्मूला याद रखना है फॉर कंटिन्यूअस मास सिस्टम।
चलो ये भी कर डालो। डन। डन। सर बहुत एक बढ़िया। मिनट। हाँ कर लो तन्वी, आराम से कर लो। डन सर। डन। चलो Done, sir. बढ़िया रोहित। अब यार मैं आपको क्या समझा रहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अब इसमें तुम्हें ये वाला सोचना वाला कॉन्सेप्ट है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो मुझे ये सोच के बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। मास। सर मास पे। मास पे, वेरी गुड। और डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। और कुछ हो सकता है क्या? सर की मास कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट है। वेरी गुड। तो याद रखो मास पे डिपेंड तो कर ही रहा है, लेकिन इसको हम कहेंगे मास डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो मतलब इसी को तीसरा पॉइंट बना दो कि भैया एक्सिस ऑफ रोटेशन भी बहुत मैटर करती है, कि आपने एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको सिलेक्ट किया है। और इसी के बेसिस पे मैं कह सकता हूं कि भैया ये उस बॉडी की शेप और साइज पे भी डिपेंड करेगा। कैसे? अब इस चीज को समझो। फॉर एग्जाम्पल मैं, मेरे पास ये कोई एक नोटबुक है जिसको मैं रोटेट कराना चाहता हूं। अब आप ये सोचो कि इसको रोटेट कराने के कितने तरीके हैं। भैया इसको रोटेट कराने के बहुत तरीके हैं, सोचना। सबसे पहले तो मैं इसको ऐसे रोटेट करा सकता हूँ, वर्टिकली। क्या ये चीज समझ में आ रही है आपको? यस यस सर। सर। दूसरा तरीका क्या है, मैं इसको ऐसे रोटेट करा सकता हूँ, अभी भी वर्टिकली ही है, क्योंकि ये इस एक्सिस, जो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगा उस एक्सिस के अबाउट ही है। लेकिन एक तरीका ये भी तो है कि मैं इसको सेंटर से पकड़ के रोटेट कराऊं, जैसे भैया स्कूल में हम नोटबुक्स रोटेट कराते हैं। यस यस सर। सर। तो और भी तरीके क्या है, इसको मैं एंड से होल्ड करके ऐसे रोटेट कराऊं। तो यार मुझे एक बार बताओ, क्या हर एक चीज को रोटेट कराने में सेम टॉर्क लगाना पड़ेगा या अलग अलग टॉर्क लगाना पड़ेगा? सर अलग अलग अलग, अलग। वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। बिल्कुल यार, मुझे पता है हम स्कूल में नोटबुक ऐसे क्यों घुमाते हैं, क्योंकि इधर रोटेट कराना ज्यादा इजी है। क्या कभी भी स्कूल में नोटबुक फिंगर पे रख के ऐसे रोटेट करा सकते हो? नहीं। नो सर। तो यार याद रखना, एक ही बॉडी को रोटेट कराने के अलग अलग तरीके हैं। तो अगर आप एक ही बॉडी को अलग अलग तरीके से रोटेट करा रहे हो, तो उसमें उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज हो जाती है, और साथ ही साथ उसका मास डिस्ट्रीब्यूशन भी चेंज हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसको अभी ऐसे रोटेट करा रहा हूं, तो भैया ये मेरी लाइन बन जाएगी, ये जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूंगा, और इसके आसपास मास ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे रोटेट कराऊंगा, तो मास हमारा ज्यादा डिस्टेंस पे आ जाएगा। तो एक्सिस ऑफ रोटेशन के हिसाब से क्या होता है, मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाता है। तो उसकी वजह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हो जाएगा, और अल्टीमेटली हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगा। तो इसलिए याद रखना, ये थ्योरेटिकल में आता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस कॉन्सेप्ट पे, किस किस फैक्टर पे वेरी करता है। मास डिस्ट्रीब्यूशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द शेप ऑफ द बॉडी, क्योंकि शेप से हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन फिर से चेंज हो जाता है। अब क्या डन। करना है, जैसे मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के लिए बताया था कि यार अगर डिस्क्रीट मास सिस्टम है, तो मैं कैलकुलेट करूंगा m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1x1 करके, m1m2 करके। और अगर कंटिन्यूअस मास सिस्टम है तो इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन अगर मेरे पास एक रेगुलर रिजिड बॉडी होगी, तो उसमें आपको कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं होती सेंटर ऑफ मास। क्यों? क्योंकि सेंटर ऑफ मास उसके हमेशा कहाँ प्रेजेंट होगा? ज्योमेट्रिकल सेंटर। ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। जैसे स्क्वायर शीट ले रहा हूं तो बिल्कुल उसके सेंटर पे, अगर ट्रायंगुलर शीट ले रहा हूं तो बिल्कुल उसके सेंट्रॉइड पे, सर्कल ले रहा हूं तो उसके सेंटर पे, स्फेयर ले रहा हूं तो उसके सेंटर पे। तो यही चीज आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए एप्लीकेबल है, कि भैया हमने क्या किया है, कंटिन्यूअस मास सिस्टम का फॉर्मूला लगा के इंटीग्रेट करके हमने कुछ रेगुलर साइज ऑब्जेक्ट्स के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिराइव कर लिया है। तो अब ये सारे फॉर्मूले लिख लो, ये सारे फॉर्मूले आपको भैया रटने पड़ेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो लिखना शुरू कर दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ताकि ये बता दूं कि कौन सी एक्सिस हमने सिलेक्ट करी है। चलो लिखना स्टार्ट करो। भाई सबसे पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डिस्क, सॉरी रिंग, रिंग के बिल्कुल सेंटर लाइन से पास करा रहे हैं हम ये एक्सिस। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr²। सॉरी मैंने उसका लिख दिया है, mr² कर दो प्लीज, सिलेंडर का ज्यादा होता है, mr²।
पहले ये रिंग का कंप्लीट कर लो और मेरे को चेक करके बताओ रिंग वाले में कोई दिक्कत आ रही है? Done, sir. No, sir. डन। चलो अब इस चीज को यहां समझो भैया, ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए एक तरीके का इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यार सपोज मैंने एक सिलेंडर लिया है, तो आप मेरे को बताओ सिलेंडर के लिए एलिमेंट्री पार्ट क्या लेते हो? सिलेंडर के लिए एलिमेंट्री पार्ट एक रिंग लेते हैं हम। Yes, sir. अब एक बात बताओ, अगर इस रिंग के ऊपर मैं रिंग रखता चले जाऊं, रिंग के ऊपर स्टैकिंग कर रहा हूं, स्टैकिंग का मतलब रिंग के ऊपर रिंग रख रहा हूं, तो मेरे को बताओ मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो जाएगा या सेम रहेगा? शायद से आपने मेरा कॉन्सेप्ट समझा नहीं, इधर रिपीट कर देता हूं। मैं कह रहा हूं सपोज ये मैंने एक रिंग ड्रॉ करी है और मैं रिंग को इसके सेंटर एक्सिस से रोटेट करा रहा हूं, मतलब ये रिंग होगी और उसके सेंटर अबाउट एक्सिस से रोटेट करा रहा हूं। तो चेक करो मास कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमें पता है मास जो भी डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो हर जगह रेडियस पे ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। Yes, sir. Yes, मास sir. यहाँ पे है, यहाँ पे, तो हर जगह रेडियस पे ही है। तो मुझे बताओ अगर मैं रिंग के ऊपर रिंग रखते जा रहा हूं तो क्या हमारा मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो रहा है या सेम है? The same. मास डिस्ट्रीब्यूशन सेम है क्योंकि अभी भी सारा का, मैं हॉलो सिलेंडर की बात कर रहा हूं, आई रिपीट, हॉलो सिलेंडर। तो अगर मैं हॉलो सिलेंडर की बात करूं तो अभी भी सारा का सारा मास कहाँ प्रेजेंट होगा? भैया रेडियस पे ही प्रेजेंट होगा। तो ना तो मैंने मास डिस्ट्रीब्यूशन चेंज किया, ना तो मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज करी, तो ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस चेंज हुआ और ना तो शेप चेंज हुई। एक तरीके से रिंग का शेप अभी भी सर्कुलर था, ये अभी भी सर्कुलर चल रहा है। तो मेरे को बताओ इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या सेम होगा रिंग के या अलग होगा? The same. Same. तो यही चीज आप याद रखना, एग्जाम में इसी तरीके से आपको अपना कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो अगर आपने ये रिंग के लिए कैलकुलेट कर लिया है तो याद रखना यही सेम आपका हॉलो सिलेंडर के लिए भी होगा। तो यही नीचे लिख लो, रिंग और हॉलो सिलेंडर के लिए इट्स वन एंड द सेम थिंग। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर है? Yes, sir. Yes, डन। sir. Yes, sir. बढ़िया। सिमिलरली आ जाओ नेक्स्ट वाले पे, डिस्क पे। डिस्क मतलब अब ये हमारे पास हॉलो स्ट्रक्चर नहीं है, अब ये डिस्क है, शीट है, हर जगह मास प्रेजेंट है। तो इसका हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा हाफ एम आर स्क्वेयर। तो अब मेरे को बताओ इस डिस्क के लिए हम दूसरा कौन सा ऑब्जेक्ट रिलेट कर सकते हैं? The क्या मैं कह solid सकता, cylinder. वेरी गुड, सॉलिड सिलेंडर। क्योंकि अगर मैं डिस्क के ऊपर स्टैकिंग करता चले जाऊं, कलेक्शन ऑफ डिस्क ले लूं, तो वो एक सॉलिड सिलेंडर बन जाएगा। तो सॉलिड सिलेंडर के लिए हमारे पास हो जाएगा सेम हाफ एम आर स्क्वेयर। अब मैं जल्दी जल्दी लिखता चले जाऊं, समझ में आ रहा है सबको? Yes, sir. चलो डन। अब मैं जल्दी जल्दी लिखते जा रहा हूं भैया, चेक कर लेना, इसको इरेज कर दिया। भैया थर्ड वाला, थर्ड वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। दैट इज फॉर रॉड। ये हमने रॉड ली, रॉड को सेंटर पॉइंट से रोटेट करा रहा हूं। फोर्थ केस में मैं क्या कर रहा हूं, फिर से रॉड ले रहा हूं लेकिन रॉड को एंड पॉइंट से रोटेट करा रहा हूं। और जैसे मैंने पहले ही बोल दिया रॉड वाला केस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वेयर बाय 12, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वेयर बाय 3। Done, sir. डन। आ जाओ सॉलिड स्फेयर पे, हॉलो स्फेयर पे। और क्या बचेगा, और बचेगा एक स्क्वायर शीट, बस, इससे ज्यादा कोई केस नहीं है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉलिड स्फेयर के लिए। लिखो भैया सॉलिड स्फेयर के लिए, सॉलिड स्फेयर के लिए हमारा होगा 2/5 mr स्क्वेयर। सॉलिड स्फेयर 2/5 mr स्क्वेयर। यार ये कहाँ लिखूं ऊपर, बस इसके बाद अब क्वेश्चन करने हैं। होलोस्फेयर, होलोस्फेयर के लिए होता है 2/3 mr स्क्वेयर। और बचा लास्ट स्क्वेयर शीट या फिर रेक्टेंगुलर शीट। और याद रखो इन सबको हम कहाँ रोटेट करा रहे हैं, सेंटर लाइन से।
सिमिलरली इसको भी सेंटर लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जैसे मैंने बोला था नोटबुक को रोटेट कराना, सेवंथ वाला केस ये वाला केस है कि नोटबुक को बिल्कुल सेंटर पॉइंट से रोटेट कराना विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस। तो इसका फॉर्मूला m l स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर डिवाइडेड बाय 12। कंप्लीट कर लो, दैट्स इट। Done, sir. डन, चलो बढ़िया। Done, sir. भैया अब इसी पे पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करो, फिर आते हैं न्यूमेरिकल पे। भैया सबको फॉर्मूले अभी थोड़ा सा नहीं भी रटे होंगे तो बता देना, मैं बैक स्लाइड कर दूंगा। क्वेश्चन को समझो, क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। यार क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये मैंने एक इंक्लाइंड प्लेन लिया है, इंक्लाइंड प्लेन, और ये एंगल दे रखा है थीटा। भैया आई होप आपको फोर्सेस मार्क करना आता होगा, क्योंकि न्यूटन लॉज ऑफ मोशन मैंने ही पढ़ाया है आपको। भैया यहाँ पे ये मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है, और ये ऑब्जेक्ट है ना रोल करता 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 नीचे आ रहा है, नीचे गिर रहा है। आपको क्या बताना है कि भैया सबसे पहले नीचे कौन पहुंचेगा और सबसे लास्ट में नीचे कौन पहुंचेगा। अलग अलग ऑब्जेक्ट्स ले रहा हूं मैं। जैसे एक ऑब्जेक्ट लिया मैंने रिंग, दूसरा मैंने लिया डिस्क, तीसरा मैंने लिया सॉलिड स्फीयर, और लास्ट में मैंने लिया हॉलो स्फीयर। चलो इसको डिस्क की जगह सॉलिड सिलेंडर कर लो। भाई क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, ये ऑप्शंस नहीं है, याद रखना, ये चार वो हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑप्शन नहीं है। भाई मैंने कहा कोई भी एक ऑब्जेक्ट को मैं इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर छोड़ रहा हूं और वो रोल करता करता नीचे आ रहा है। आपको बताना है सबसे पहले कौन आएगा और सबसे लास्ट में कौन नीचे पहुंचेगा, अगर मैं इन चारों को एक साथ रिलीज कर रहा हूं फ्रॉम द टॉप ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। चलो भाई सोच के बताओ। इतना चेक कर लो, क्वेश्चन तो क्लियर है ना। Yes, sir. Done. Yes, sir. सोच लो आराम से, टाइम दिया आपको 1 मिनट का। Sir, solid sphere पहले पहुंचेगा। सॉलिड स्फीयर पहले पहुंचेगा, चलो। और सर भैया रिंग हाँ अभी दोबारा Sir, बोलो। ring last में। रिंग लास्ट में। भाई वेरी गुड, मतलब आप समझ गए हो क्या करना है। यार हमारा अल्टीमेटली सब कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे डिपेंड कर रहा है। आप ये सोचो कि अगर जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, मतलब उसको रोटेट कराने के लिए मेरे को टॉर्क भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, मतलब उसका मूवमेंट स्लो होगा। सीधी सीधी बात है, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसका मूवमेंट स्लो होगा, क्योंकि उसको टॉर्क ज्यादा चाहिए, लेकिन सबके ऊपर टॉर्क तो सेम अप्लाई हो रहा है। तो आप सीधे सीधे ये भी याद रखना कि जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा ना, आप इस तरीके से रिलेट कर लो कि उसकी भैया एक्सीलरेशन, एंगुलर या लीनियर, वो कम होगी, और जिसकी एक्सीलरेशन कम होगी डेफिनेटली वो ज्यादा टाइम लेगा। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है। Yes, sir. डन। तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसकी एक्सेलरेशन कम, एक्सेलरेशन कम तो भैया टाइम ज्यादा लेगा और वेलोसिटी से भी कम पहुंचेगा वो। तो हम अब सबका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखेंगे। भैया रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बताया था मैंने, एम आर स्क्वेयर। सॉलिड सिलेंडर की बात करूं तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना बताया था मैंने, हाफ। हाफ एम आर स्क्वेयर का मतलब 0.5 एम आर स्क्वेयर। सॉलिड की बात करो तो सॉलिड स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना था, 2/5। 2/5 का मतलब 0.4 एम आर स्क्वेयर। हॉलो स्फेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करें तो वो कितना था, 2/3। 2/3 का मतलब 0.6 एम आर स्क्वेयर। तो भैया सबसे ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, रिंग का। सबसे कम किसका है, सॉलिड स्फेयर का। तो भैया जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे कम ये सबसे पहले पहुंचेगा, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा वो बेचारा सबसे लास्ट में पहुंचेगा। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया आपको। Yes, sir. Done. Yes. बढ़िया।
वैसे क्वेश्चन ये आया था एग्जाम में कि कौन सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेलोसिटी से नीचे आएगा। तो याद रखना, सॉलिड स्फीयर सबसे ज्यादा वेलोसिटी से नीचे आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है, तो एक्सेलरेशन ज्यादा हो जाएगी। Done, sir. डन। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भैया क्वेश्चन कह रहा है कि हमने ये एक स्क्वायर फ्रेम लिया है, स्क्वायर प्लेट नहीं है, स्क्वायर फ्रेम है। फ्रेम का मतलब समझ रहे हो कि मैंने अलग अलग पेन्स को लेके ऐसा फ्रेम बनाया है। शीट में डिफरेंस होता है, फ्रेम में डिफरेंस है। और इसके हर एक वर्टेक्स पे मैंने चार्ज प्लेस कर दिया है, सॉरी मास प्लेस कर दिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में घुस गया मैं। ये 4 kg, ये हमारे पास डी 5 kg, ये हमारे पास पॉइंट सी 3 kg, और ये हमारे पास पॉइंट बी दैट इज 2 kg। चलो क्वेश्चन लिखो क्या क्या कैलकुलेट करना है। फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखो फर्स्ट पार्ट, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द साइड ए बी। मतलब मैंने एक्सिस ऑफ रोटेशन किसको लिया है, साइड ए बी को। साइड ए बी का मतलब है कि मैं नोटबुक को ऐसे रोटेट करा रहा हूं, बिल्कुल इस तरीके से साइड ए बी को फिक्स कर दिया और इसको ऐसे रोटेट करा रहा हूं। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द डायगोनल बी डी। और थर्ड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग एन एक्सिस passing through the intersectional of diagonals, passing through the intersection of diagonals and perpendicular to the plane। चलो भैया ट्राई करो और जैसे जैसे आंसर आए बताते चले जाओ। मैं आपको तीनों बता देता हूं कि हम कैसे कैसे रोटेट करा रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। फर्स्ट पार्ट साइड ए बी है, तो मैंने ए बी को फिक्स किया और इसके अबाउट रोटेट करा रहा हूं मैं। दूसरा बी डी, मतलब मैंने ये दो एंड पॉइंट्स पकड़े और इसको इस तरीके से रोटेट करा रहा हूं डायगनली। और थर्ड वाला क्या है, सेंटर मतलब डायगोनल्स का इंटरसेक्शन और परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो मतलब ये वाला पॉइंट जैसे हम नोटबुक रोटेट कराते हैं, बिल्कुल वो वाला पॉइंट। साहित्य ये क्या आंसर दिया मेरे समझ में नहीं आया, रिपीट ये एक बार बताओ। सर 2 L एल, एल क्या है? अच्छा मैंने साइड तो दी नहीं है स्क्वायर की, ठीक है इसलिए। तो 2 × 1, तो तुम कह रहे हो 2 आ रहा है आंसर मतलब? यस। नहीं सही नहीं आ रहा। देखो फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा देता हूं, चेक कर लेना आप। फर्स्ट पार्ट कह रहा है कि भैया साइड ए बी को एक्सिस ऑफ रोटेशन लेना है। साइड ए बी को एक्सिस ऑफ रोटेशन ले लिया, तो मेरे को बताओ इस 4 kg वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? भैया जीरो। क्यों? क्योंकि कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही नहीं है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, कट गया। सिमिलरली 2 kg वाले का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? 0. जीरो, क्योंकि इसका भी कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं आ रहा है एक्सिस ऑफ रोटेशन पे। आप सीधे सीधे ये याद रखो कि अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन पे कोई भी मास पार्टिकल आ रहा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जीरो ही बनेगा। तो भैया अगर मेरे को अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी के अलोंग निकालना है, तो मतलब सिर्फ 5 kg वाले का और 3 kg वाले का निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला डिस्क्रीट मास सिस्टम है, 5 × परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर
प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो आंसर कितना आ गया? 8। बस सीधा था, फर्स्ट पार्ट सिंपल था बिल्कुल। डन। डन। अब सिमिलरली ट्राई कर लो सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। सर सेकंड पार्ट के लिए ये 2 kg और 5 kg का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाएगा। बिल्कुल। सेकेंड पार्ट के लिए जब मैं डायगोनल बी डी लूंगा तो पॉइंट बी वाला और डी वाला एक्सिस ऑफ रोटेशन पे ही आ गया, वो कैंसिल हो जाएंगे। तो आपको सिर्फ ए और सी के लिए कैलकुलेट करना है और उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखना है एक्सिस से। कंप्लीट करो। व्हाट यार। तो सेकंड पार्ट के लिए बस डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आप इमेजिन कर पाओ सही से क्या हो रहा है। भैया ये हमारी स्क्वायर शीट, और इस स्क्वायर शीट को हम रोटेट करा रहे हैं अबाउट डायगोनल बीडी। तो हमारा ये वाला पॉइंट बी कट गया, ये वाला पॉइंट डी कट गया। हमें सिर्फ कैलकुलेट करना है ए और सी के लिए। तो आपको ये वाला परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा। ए पे कितना मास रखा था? 4 kg। यस। भैया आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या कहती है? डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं और वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट भी करते हैं, मतलब डायगोनल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो आप पाइथागोरस थ्योरम से डायगोनल की वैल्यू तो निकाल सकते हो, उसका हाफ कर देना, आपको ये डिस्टेंस मिल जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आई होप सबको ये बात समझ में आ रही होगी। यस सर। डन। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम से आप फोर डायगोनल की पॉइंट वैल्यू निकालो। डायगोनल की वैल्यू कितनी आ रही है? 4.2 आया सर था ना अंडर सर। रूट 2 आ रही है, उसके बाद हाफ कर लेंगे। वेरी गुड। तो डायगोनल की वैल्यू अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम से कैलकुलेट करूंगा तो √2 आएगी, और मेरे को उसका हाफ करना है, तो सीधी सीधी बात है ए ओ और सी ओ दोनों की वैल्यू सेम होगी, √2 का हाफ, और √2 का हाफ मतलब 1/√2। तो सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकाल लो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग डायगोनल बीडी 4 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस मास इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस का स्क्वायर। तो बता दो आंसर कितना आ रहा है इसको सॉल्व करके। 4.2। नहीं भैया, ये हो जाएगा 4/2, ये हो जाएगा 3/2, ये सेवन कटा बाई टू 2 प्लस तो 1.5। क्या बोल रहे हो? 4 पॉइंट समथिंग। 4 पॉइंट समथिंग कैसे आ रहा है यार? 3.5 आ रहा है ना एग्जैक्टली। सही। चेक करो कहीं पे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही है, एक बार वेरीफाई करो। फिर से एक्सप्लेन करना है तो मेरे को बताओ। सर 3.5 ही आ रहा है। 3.5 ही है। 4 यस इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बन गया, 4/2 2 हो गया, 3 इंटू 1/√2 3/2 दैट इज 1.5। तो 2 प्लस 1.5 3.5। चलो अब मैं थर्ड पार्ट में हेल्प नहीं करूंगा, थर्ड पार्ट आपको अपने आप सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट के लिए कोई भी मास कैंसिल आउट नहीं होगा। मैं डायग्राम ड्रॉ करके दिखा रहा हूं थर्ड वाले के लिए क्या करना है। थर्ड वाले के लिए ये है हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसमें अब सारे मास कंसिडर होंगे भैया, ए बी 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 सब कुछ।
बी पे कितना मास था? 2 and 5। ओके, तो अब की बार मेरे को फिर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है? फिर से मेरे को बेसिकली डायगोनल का हाफ ही चाहिए। तो डायगोनल का हाफ तो आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके मिल ही गया है, तो इसमें तो बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। भैया थोड़ा जल्दी कंप्लीट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, दैट इज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7 सर। 7। वेरी गुड, बिल्कुल सही आ रहा है आपकी बात। तो इसका अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7 kg/m²। स्टेप्स लिख देता हूं ताकि जिन्होंने कैलकुलेट नहीं किया है। 4 × 1/√2 का स्क्वायर प्लस 3 × 1/√2 का स्क्वायर प्लस 5 × 1/√2 का स्क्वायर प्लस 2 × 1/√2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा 7। भैया जल्दी बता दो, सबका कंप्लीट हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। यस यस सर। सर। चलो डन। इस क्वेश्चन को अब इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप। क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया, क्वेश्चन को समझो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास ये एक रॉड है, इसकी लेंथ गिवन है 1 मीटर्स, मतलब उन्होंने बेसिकली बोला है 1 मीटर स्केल है। क्वेश्चन में अगर वो कभी भी कह दे 1 मीटर स्केल है, तो समझ जाओ बाय डिफॉल्ट हमें लेंथ गिवन है। इसकी लेंथ कितनी गिवन है? 1 मीटर्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भैया ये रॉड इस तरीके से है कि जैसे ये पेन ले लो कि ये रॉड मैंने ऐसे खड़ी करके रखी हुई है। अब ये रॉड, ये वाला पॉइंट फिक्स है जो ग्राउंड को टच कर रहा है, और ये रॉड ऐसे गिर रही है। तो अगर ये रॉड गिर रही है तो मतलब मैं कह सकता हूं कि इसका जो ये एंड पॉइंट होगा ए, वो बेसिकली रोटेट कर रहा होगा। यस सर। भाई वापस भावनाओं को समझो। मैं कह रहा हूं कि ये रॉड गिर रही है, तो गिरने के बाद फाइनल सिचुएशन व्हाइट लाइन से ड्रॉ कर देता हूं। फाइनल सिचुएशन ये बन जाएगी कि ये रॉड गिर गई। तो जब ये रॉड गिरी होगी तो पॉइंट ए का अगर मैं ट्रेजेक्टरी देखूं, पॉइंट ए की ट्रेजेक्टरी तो इस तरीके से बनी होगी। तो ये एक सर्कुलर पाथ बन गया, रोटेशनल मोशन बन गया। क्वेश्चन क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है? क्वेश्चन फाइंड करने के लिए कह रहा है फाइंड द वेलोसिटी विद विच the end point strikes the ground. Find the velocity with which the end point A strikes the ground. बस यही क्वेश्चन है, और ब्रैकेट में इन्होंने दे रखा है बी पॉइंट डज नॉट स्लिप, मतलब हमारा बी पॉइंट बिल्कुल फिक्स हो गया है। जैसे ही क्वेश्चन लिख लो तो बता देना, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। डन सर। डन। चलो समझो यार, अगर ये चीज रोटेट करके नीचे गिर रही है तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि पहले इनिशियली अभी इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। 0। और जब ये नीचे गिर रही है तो मतलब इसने काइनेटिक एनर्जी गेन कर ली है। लेकिन अब ये कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी? क्या ये लीनियर काइनेटिक एनर्जी है, क्या ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, या ये दोनों का कॉम्बिनेशन है? सर रोटेशनल। भाई वेरी गुड, हमारा पॉइंट ए लीनियर मूव नहीं कर रहा, तो हमारे पास जो ये पॉइंट ए की आएगी एनर्जी, वो पूरी की पूरी सिर्फ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, ना तो लीनियर ना तो कॉम्बिनेशन, सिर्फ रोटेशनल आएगी। चेक करो क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। यस सर। अब पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, लेकिन जब ये नीचे गिरा तो इसने काइनेटिक एनर्जी को गेन किया।
तो काइनेटिक एनर्जी जब गेन होती है तो कोई ना कोई एक एनर्जी लूज होती है। कौन सी एनर्जी लूज होगी? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। तो बस आपको इतना ही कॉन्सेप्ट लगाना है। आप इधर लिखोगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। मैंने इतना हिंट आपको दे दिया। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। ओमेगा का फॉर्मूला लीनियर वेलोसिटी के टर्म्स में आपको पता ही है, हमें लीनियर वेलोसिटी निकालना है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी आप सोचो, काम आपका। ट्राई टू कैलकुलेट द आंसर। जो हिंट देना था वो मैंने आपको दे दिया। देखते हैं किस किस को वर्क एनर्जी पावर याद है। चलो भैया मिलके सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको गेन इन रोटेशनल एनर्जी दिखा देता हूँ, वो क्या आएगा आरएचएस में। हमें पता है ये फॉर्मूला होगा हाफ आई ओमेगा स्क्वेयर। हाफ। मेरे को बताओ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और रॉड कौन से पॉइंट से रोटेट कर रही है, एंड पॉइंट से या सेंटर पॉइंट से? एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट से। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब रॉड एंड पॉइंट से रोटेट करती है? तो ml स्क्वायर बाय 3। वेरी गुड। तो ये यहाँ पे लिख दो मास एम एल स्क्वेयर बाय 3। एल की वैल्यू बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे, मास को भी अभी देख लेंगे, बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे। इनटू ओमेगा। यार मैंने वी का फॉर्मूला बताया आर ओमेगा, तो ओमेगा का फॉर्मूला क्या होगा? वी बाय आर। तो ये लिख दूंगा वी स्क्वेयर बाय आर। आर का मतलब इधर रेडियस, इधर रेडियस क्या बन जाएगा भैया? लेंथ ऑफ द रॉड ही तो बन जाएगी रेडियस भी। तो इधर आर की जगह मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा? एल स्क्वेयर। तो देखो सबसे पहली बात, एल स्क्वेयर तो कट गया। यहां तक चेक करो, यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? ये मैंने काइनेटिक एनर्जी लिखा है। नो सर। डन। अब बात आओ पोटेंशियल एनर्जी पे। यार किसी को याद है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ रॉड, वर्टिकल रॉड? माइनस ऑफ mgx। गलत। यार याद रखो कि जब भी हमारे पास एक वर्टिकल रॉड होगी तो इसका पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे? इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन देख के कि वो कौन सी हाइट पे है। तो सेंटर ऑफ मास बिल्कुल सेंटर पे आएगा, तो ये कितनी हाइट हो जाएगी ग्राउंड से? l/2। L/2। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ रॉड, ये याद रखना हमेशा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ रॉड होती है mgL/2। तो अब यहां पे मैं देखूंगा तो मास और मास कैंसल हो जाएंगे, इसलिए क्वेश्चन में मास की वैल्यू गिवन नहीं है आपको। आपके पास बचा v और बाकी सारे टर्म्स। l की वैल्यू आपको पता है 1। तो यहाँ पे हो जाएगा g/2 इज इक्वल्स टू हाफ इंटू 1/3 इंटू वी स्क्वेयर। अगेन 2 से 2 भी कट गया, तो v स्क्वेयर की वैल्यू आ गई 3g। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेट करके बताओ वेलोसिटी अब कितनी आ रही है। चलो। रूट ऑफ 30। वेरी गुड। रूट ऑफ 30 सिंपल। डन सर।
डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। चेक कर लो क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर है ना? यस सर। चलो बढ़िया। आ जाओ फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भाई कोई ऐसा जिसके लिए रुकना हो? दिवेश, दीक्षा, अनीश? डन सर। डन डन, सर। चलो। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास, नहीं ये नहीं है, सॉरी, इसको बाद में डील करते हैं। इंक्लाइन प्लेन मतलब ये ले लो। क्वेश्चन कह रहा है कि हमारे पास एक प्लेन सरफेस है और हमारा जो एक सॉलिड स्फेयर है वो रोल कर रहा है। ये हमने सॉलिड स्फेयर ड्रॉ किया और ये सॉलिड स्फेयर रोल कर रहा है। रोल का मतलब क्या है? रोल का मतलब है कि भैया ये रोटेट भी कर रहा है और साथ के साथ ये आगे भी बढ़ रहा है। जैसे हमारी कार का व्हील रोटेट भी करता है और आगे भी बढ़ता है। तो ये रोटेट भी कर रहा है और रोल भी कर रहा है ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। फ्रिक्शनलेस सरफेस गिवन है। आपको कैलकुलेट क्या करना है? सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल फटाफट कैलकुलेट भी कर दोगे। भैया क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी एंड द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। आई रिपीट, क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। बस ये सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो ट्राई करो। सर हाफ एमवी स्क्वायर। मास मास तो कट जाएगा, प्रॉपर न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। इसका प्रॉपर एक न्यूमेरिक आंसर आएगा। तो चलो देखो कैलकुलेट कर लेते हैं ये भी। यार वैसे इसको ट्राई कर लो, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें क्या मैं बताऊंगा, आप ट्राई करो एक बार सही से। सर 7/2। वेरी गुड, सही आ रहा है, 7/2। वेरी गुड। यार हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी मतलब हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है सॉलिड स्फेयर का? सर 2/5 टू mr। बाई फाइव एम आर स्क्वेयर इनटू वी की जगह वी स्क्वेयर बाय आर स्क्वेयर। आर स्क्वेयर कट गया, टू टू कट गया, तो ये बेसिकली हमारे पास आ रहा है 1/5 mv स्क्वेयर। उसके बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी तो आपने निकाल ली, 1/5 mr स्क्वेयर। अब बचा लीनियर काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वेयर। एलसीएम लेके जरा सॉल्व करो, कितना आ रहा है ये? भैया 7/10 आ रहा है ये। यस सर। अब इन यस सर। दोनों का रेशियो ले लो, बस किस्सा खत्म। तो अगर हम इन दोनों का रेशियो लेंगे तो ये आ जाएगा टोटल 7/10 होल डिवाइडेड बाय 1/5। तो फाइनल आंसर विल बी 7:2। ये है फाइनल आंसर। डन सर। डन, चलो भाई बहुत बढ़िया। एक लास्ट क्वेश्चन, सबका कंप्लीटेड है ये? यस सर। चलो डन। लास्ट क्वेश्चन एक, उसके बाद अगर टाइम बचता है तो वी विल थोड़ा सा रोलिंग मोशन भी स्टार्ट कर देंगे।
भाई क्वेश्चन कह रहा है कि मैंने फिर से वो एक स्क्वायर फ्रेम लिया और स्क्वायर फ्रेम के चारों एजिस पे, मतलब चारों वर्टेक्स पे मैंने एक स्फेयर कनेक्ट कर दिया है। आई होप डायग्राम इमेजिन हो पा रहा होगा। यस सर। बिल्कुल, मैंने स्क्वायर फ्रेम लिया जैसे मैंने आपको बताया था, और इस स्क्वायर फ्रेम के हर एक एज पे मैंने एक स्फेयर फिक्स कर दिया है। इसकी क्या क्या साइड्स गिवन है ये सब चेक कर लो। भैया हमें ये डायमीटर गिवन है स्फेयर का डायमीटर की वैल्यू हमें गिवन है, दैट इज ए, सॉरी रेडियस की वैल्यू दैट इज ए, और हमें स्क्वायर की साइड की वैल्यू गिवन है बी। इसका मास हमें गिवन है m। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द साइड ए बी, किसी भी एक साइड के अलोंग फाइंड करना है, तो हमने वो साइड ए बी ले ली है। चलो ट्राई टू कैलकुलेट, ये लास्ट क्वेश्चन। सबका मास सेम, सबका रेडियस सेम स्फेयर का, दैट इज ए, स्क्वायर की साइड बी, हमें फाइंड करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दी साइड ए बी, इस वाली साइड के अलोंग फाइंड करना है। चलो भैया मैं सॉल्व करा रहा हूँ, चेक करना ये भी। यार सबसे पहले ये वाला मास हमारा किसकी तरह एक्ट करेगा। अगर ये मेरा एक स्फेयर एज पे ले रहा हूं तो ये हमारा घूमेगा, रेवोल्यूशन लेगा, तो रेवोल्यूशन की वजह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताओ कितना आएगा। भैया सब लोग प्लीज रिपीट, मैं बोल रहा हूं चेक करो कौन कौन से स्फेयर प्रॉपर रेवोल्यूशन ले रहे हैं। तो मेरे को बताओ कौन कौन से स्फेयर प्रॉपर रेवोल्यूशन ले रहे हैं। सी और डी। सी और डी, बिल्कुल। बाकी ए और बी वाला तो उसी एज पे है, तो वो रेवोल्यूशन नहीं लेगा, रेवोल्यूशन कंप्लीट तो हमारा सी और डी करेगा। तो सी और डी के रेवोल्यूशन की वजह से हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा। भैया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी का भी कितना, मास इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्क्वायर। पहले चेक करो यहां तक कोई डाउट तो नहीं है। नो सर। नो सर। ये लिख देता हूं, ये किसकी वजह से हुआ है, ड्यू टू रेवोल्यूशन। समझ जाना भैया भावनाओं को। लेकिन अब आपको कॉन्सेप्ट बस इतना और इमेजिन करना है कि ये जो स्फेयर्स है ना, ये रेवोल्यूशन तो कर रहे हैं अर्थ की तरह, लेकिन साथ के साथ ये अपने वर्टेक्स पे रोटेट भी करेंगे। एग्जैक्टली बिल्कुल अर्थ का एग्जाम्पल बनेगा ये, कि हमारा जो ये स्फेयर है ये एक्सिस ए बी के अराउंड रिवॉल्व तो कर रहा है, लेकिन साथ के साथ जब ये रिवॉल्व करेगा तो ये अपने ही पोजीशन, अपने ही पॉइंट पे क्या करेगा, ये रोटेट भी करेगा। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है। सर तो उस केस में डिस्टेंस हम रेडियस का लेंगे, जैसे बिल्कुल, वेरी गुड। तो जब मैं आईसी निकालूंगा फिर से, तो हमारा स्फेयर सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। तो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ सॉलिड स्फेयर व्हेन इट रोटेट अबाउट द सेंटर पॉइंट, 2/5। 2/5 तो m into 2/5m a और square। रेडियस कितना, ए स्क्वायर। सिमिलरली ये सेम चीज डी का भी होगा। लेकिन अब भैया भले ही मेरे पॉइंट ए और बी वाले स्फेयर
रिवॉल्व ना कर रहे हो, लेकिन जब मैं इनको पूरा घुमाऊंगा तो भैया मेरा एक्सिस ए और बी वाले जो स्फेयर हैं वो रोटेट भी करेंगे। तो यही सेम आप ए और बी के लिए भी लिखोगे। क्या आपको ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। डन। तो ये किसकी वजह से है? ड्यू टू रोटेशन। भैया ये मार्केट में ना ये एक बच्चों को टॉय आता है, ये एग्जैक्टली वो टॉय है। अब तो पता नहीं आपने कभी ये नोटिस किया होगा नहीं टॉय। ये टॉय को जब हम रोटेट कराते हैं ना ऐसे ऐसे, तो सी और डी रोटेट भी करते हैं, रिवॉल्व भी करते हैं। साथ के साथ ए और डी वाली बॉल भी घूमती है। तो ए और बी वाली बॉल सिर्फ रोटेट कर रही है, वेयर सी और डी रोटेट भी और रिवॉल्व भी। इन सबको ऐड कर दो और आपके पास टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो आप चेक करो 2/5 वाले टर्म्स कितने आ रहे हैं? सर तीन आ 4। रहे, चार। 4 आ रहे हैं ए बी सी और डी के लिए। तो Yes, 4 sir. इंटू 2/5 एम ए स्क्वेयर कर दो, प्लस एम बी स्क्वेयर वाले टर्म कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो ये इनको एम बी स्क्वेयर कर दो। बस इसको सिंप्लीफाई कर दो या यहीं तक आंसर छोड़ दो, जो आपकी मर्जी हो। सर Done. 8/5 ma square plus 2 mb square. हाँ बिल्कुल, ऑप्शंस पे डिपेंड होगा, क्या पता उन्होंने मास भी कॉमन लिया हो। मतलब ऑप्शंस में चेक कर लेना, जैसा भी आंसर गिवन होगा उस हिसाब से वेरीफाई कर लेंगे। सर अगर 2/5 m को कॉमन आउट कर लेंगे तो 4a square plus 5b square. हाँ मतलब उस तरीके से बिल्कुल। वो ऑप्शन पे डिपेंड होगा, लेकिन मैं फाइनल आंसर इसलिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो ऑप्शंस पे डिपेंड है कि उन्होंने कितना ज्यादा सिंप्लीफाई कर रखा होगा। बाकी जो ये ऑप्शन गिवन था ये तुम लोगों के एग्जाम में नहीं, ये मेंस वालों के एग्जाम में आया हुआ है। उनमें आंसर बस यही गिवन था, 8/5 एम ए स्क्वायर प्लस 2 एम बी स्क्वायर। भैया चेक करके बताओ, डन डन आडन, कोई दिक्कत? No sir. बढ़िया। No sir. तो यार आज बस इतना ही कर रहे हैं, इससे आगे नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक होमवर्क के लिए चीज दे रहा हूँ, आप वो चीज कर लेना कि यार अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, होमवर्क के लिए सुनो क्या होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप अपने आप रिवाइज करके आओगे। मैं कह रहा हूं कि ये कोई भी चीज है जो रोटेट कर रही है विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये सेंटर पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रही है। सेंटर पॉइंट मैंने ले लिया ओ। तो आपको क्या बताना है कि अगर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं ए, एक पॉइंट ले रहा हूं बी, और सपोज एक पॉइंट रैंडमली ले रहा हूं पी, इसका डिस्टेंस स्मॉल आर, इसका डिस्टेंस कैपिटल आर, और मुझे पता है नीचे वाले का डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, कैपिटल आर। Capital R. तो आप बस इतना चेक करके बताना कि किस किस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम होगी या डिफरेंट होगी। आपको लीनियर वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए सबका, और एंगुलर वेलोसिटी कि सबकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी या अलग अलग होगी। सिमिलरली जब हमारी बॉडी रोटेट करती है तो 3 टाइप की एक्सीलरेशन आती है। एक आती है टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, एक आती है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, और एक आती है एंगुलर एक्सीलरेशन। ये 3 तो मैं आपको पढ़ा ही चुका हूं जब मैंने आपको लॉज ऑफ वो कराया था, प्रोजेक्टाइल मोशन कराया था। बाकी फिर भी एक बार चेक कर लेना, नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट क्लास में इनको एक्सप्लेन करूंगा। बस ये आपके लिए होमवर्क है कि आप ये 5 टर्म्स पढ़ के आओगे नेक्स्ट क्लास के लिए। अगर ये टर्म्स पता होंगे तो हम डायरेक्टली रोलिंग मोशन स्टार्ट कर देंगे, नहीं तो फिर पहले मैं आपको ये टर्म समझाऊंगा। डन डन डन। Done sir. चलो डन। तो भैया मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टाटास बाय बाय, टेक केयर और एंजॉय। Thank you, Thank sir. you sir. थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। Thank you, sir.